दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैटर के फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं और वहीं पे हमने देखा था कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हो तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि ओजोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O3 से। तो आपको मुझे ये बताना है कि ओजोन एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप इसको आंसर दे पाएंगे, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिए। तो दोस्तों, आज हम मिक्सचर को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके दोनों टाइप्स यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मिक्सचर क्या होता है ये हमें पता है। मिक्सचर क्या होता है? दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम मिक्स कर दें, यानी दो से ज़्यादा कंपोनेंट को अगर हम मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मिक्सचर मिल जाएगा। क्लियर? अब ये मिक्सचर प्योर कैटेगरी में आएगा या इम्प्योर कैटेगरी में? हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि प्योर कैटेगरी में तो एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, जबकि इम्प्योर में मिक्सचर आता है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि एलिमेंट और कंपाउंड में एक्सटर्नली सिर्फ एक कंपोनेंट ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब दोस्तों, इस मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इन दोनों को हम एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या लिया? एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाला और पानी में थोड़ा सा नमक, सॉल्ट यानी कि NaCl डाला और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया। तो दोस्तों, हमें पता है कि पानी में नमक बहुत ही ईजीली डिज़ोल्व हो जाता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को अगर मैंने मिक्स किया तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट तो हो गया H2O और दूसरा कंपोनेंट हो गया NaCl। तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते ही ये क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। तो मुझे ये बताइए, ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसमें मैं कहीं पे भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट A और पॉइंट B। इस मिक्सचर में मैं कहीं पे भी दो पॉइंट ले सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए कि पॉइंट A और पॉइंट B पर क्या कंपोजिशन सेम होगा? कंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ किस किस से मिलकर बनी होती है, उसे हम उसका कंपोजिशन कहते हैं। तो बताइए, पॉइंट A और पॉइंट B पर कंपोजिशन सेम होगा या अलग अलग होगा? बिल्कुल सेम होगा। पॉइंट A पे क्या होगा? H2O प्लस NaCl। पॉइंट B पे भी क्या होगा? H2O प्लस NaCl। यानी मैं कह सकता हूँ पॉइंट A और पॉइंट B पर कंपोजिशन सेम है। अब दोस्तों, मुझे ये बताइए कि इन दोनों पॉइंट्स पर यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर प्रॉपर्टी सेम शो होगी या डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होगी? देखिए दोस्तों, अगर मैंने पॉइंट A से लेकर चखा तो स्वाद कैसा आएगा? खारा आएगा। और पॉइंट B से भी लेकर अगर मैंने टेस्ट किया तो स्वाद कैसा आएगा? खारा ही आएगा। क्लियर? तो खारापन यानी टेस्ट एक क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। तो इस एग्जांपल से हम देख चुके हैं कि पॉइंट A और पॉइंट B पर प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो दोस्तों, इस टाइप का मिक्सचर जिसमें सभी पॉइंट्स पर प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम होते हैं, इस टाइप का मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हमने क्या लिया? एक ग्लास में पानी लिया और पानी में ऑयल डाला। तो हमें पता है कि पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते, ऑयल की एक अलग लेयर ऊपर बन जाती है। तो दोस्तों, अब इसमें भी हम वही सेम केस करते हैं। हम कोई दो पॉइंट ले ले हैं, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर और B पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर। तो मुझे ये बताइए, एट पॉइंट A एंड पॉइंट B क्या प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग अलग होगी? बिल्कुल सही, दोनों जगह प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। पॉइंट ए पे तो क्या है, ऑयल है, ऑयल तो कैसा होता है, चिकना होता है, जबकि पॉइंट बी क्या है, वाटर है, वाटर चिकना नहीं होता। तो चिकनापन ये प्रॉपर्टी हो गई, तो ये प्रॉपर्टी दोनों जगह पे कैसी होगी, डिफरेंट होगी। और अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन में आप बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या कंपोजिशन सेम होगा, क्या नहीं होगा। पॉइंट बी पे तो क्या है, वाटर, वाटर यानी H2O, लेकिन पॉइंट ए पे क्या H2O है, नहीं है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कंपोजिशन भी कैसा हुआ, डिफरेंट हुआ।
हुआ? किसी मिक्सचर के किन्हीं दो पॉइंट पर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो हो रहे हैं तो वो मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर का सिंपल सा एग्जाम्पल होता है सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन क्या बोलोगे? सॉल्यूशन वो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जो अभी हमने देखा था, पानी में नमक मिला दो तो क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर अगर मैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करूं तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो एग्जाम्पल होते हैं। एक को हम कॉलॉइड बोलते हैं, कॉलॉइड को ही कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, और दूसरे को हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्लियर? अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? दोनों है तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही, लेकिन डिफरेंस किस में होगा? पार्टिकल साइज में। अगर पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो उस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलेंगे? कॉलॉइड बोलेंगे। और अगर पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो उसी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। तो जो बात हमारे सामने आई वो ये है कि अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो उसे हम कॉलॉइड बोलेंगे। और अगर पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो उसे हम सस्पेंशन बोलेंगे। सॉल्यूशन तो एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर का, जबकि कॉलॉइड और सस्पेंशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। क्लियर? अब दोस्तों हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो इनकी पार्टिकल साइज में ही है, ये आप अच्छे से देख चुके हैं। और दूसरा डिफरेंस, सॉल्यूशन तो है होमोजेनियस मिक्सचर जबकि कॉलॉइड और सस्पेंशन है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये दो मेजर डिफरेंस है, इनको आप अगर अच्छे से समझ गए तो बाकी कंपैरेटिव स्टडी आप खुद कर सकते हैं। अगर मैं पार्टिकल साइज़ की बात करूं तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ये जो हम पार्टिकल साइज़ देख रहे हैं ये हम मीडियम की नहीं देख रहे हैं। हम ये पार्टिकल साइज़ उस सब्सटेंस की देखते हैं जो कि मीडियम में मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने को पता है कि सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो पार्टिकल साइज है वो वाटर के पार्टिकल की नहीं देख के हम किसकी देखनी है? सॉल्ट की देखनी है। कहने का मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये जो सॉल्ट है इसकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगी। क्लियर? और अगर कॉलॉइड में बात करूं तो कॉलॉइड का एग्जाम्पल क्या होता है? मान लीजिए स्टार्च प्लस वाटर। तो ये जो पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच की होनी चाहिए वो पार्टिकल साइज किसकी है? वाटर की नहीं है, किसकी है? स्टार्च की। और तीसरा, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या होता है? सैंड प्लस वाटर। तो ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल साइज किसकी है? सैंड की है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पार्टिकल साइज देखनी है ये मीडियम की नहीं देखनी है। इन तीनों ही केस में मीडियम तो वाटर है, सेम है। तो इस वाटर के पार्टिकल की साइज के हिसाब से हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो मीडियम की पार्टिकल साइज नहीं देखनी है, उस मीडियम के अंदर जो मिलाया जा रहा है उसकी पार्टिकल साइज आपको देखनी है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी पार्टिकल साइज सॉल्यूशन की, उससे बड़ी कॉलॉइड में, और सबसे बड़ी पार्टिकल साइज होती है सस्पेंशन में। तो इसी बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में चूंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटी है तो लाइट उसमें से आसानी से पास हो सकती है। तो सॉल्यूशन की अपीयरेंस कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि सॉल्यूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट आसानी से पास हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ही छोटी होती है। जबकि कॉलॉइड में पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमें नहीं देखने को मिलेगा, हमें ट्रांसल्यूसेंट टाइप का मिक्सचर देखने को मिलेगा जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है, पूरी लाइट पास नहीं हो सकती। जबकि सस्पेंशन में एग्जांपल ले लीजिए आप सैंड प्लस वाटर का, तो पूरा गंदला सा दिखाई देगा या नहीं देखा? इसका मतलब लाइट बिल्कुल भी उसमें से पास नहीं हो सकती, यानी सस्पेंशन की अपीयरेंस कैसी होती है? ओपेक।
क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब अगला देखिए, अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटी है तो पार्टिकल साइज हल्के हैं, जबकि सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ी है। बड़ी होने के कारण पार्टिकल कैसे होंगे? भारी होंगे। तो अगर मैं सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए रख दूं तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज भारी होने के कारण ये पार्टिकल नीचे पेंदे में सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर? जबकि सॉल्यूशन और कॉलॉइड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में पार्टिकल साइज छोटी होती है जिसके कारण ये हल्के होते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज आप ये देखिए कि सस्पेंशन में पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, यानी कि दो सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सस्पेंशन जिसमें कि दो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, दो फेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? बिल्कुल सही, अनस्टेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों फेज एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है तो इसका मतलब उनका रिलेशन स्टेबल है। लेकिन मान लीजिए उनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो वो रिलेशन स्टेबल हुआ या अनस्टेबल? अनस्टेबल हो गया। ठीक इसी तरीके से सस्पेंशन में दोनों फेज अलग होना चाह रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, तो सस्पेंशन कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। जबकि सॉल्यूशन और कॉलॉइड कंपैरेटिवली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी टाइप की लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हम नेकेड आइट से उसको देख नहीं सकते, जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बहुत बड़ी है, उन्हें हम नेकेड आइट से भी देख सकते हैं। और कॉलॉइड में पार्टिकल साइज इन दोनों के बीच की है, इसका मतलब नेकेड आइट से तो कॉलॉइडल पार्टिकल देखे नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर कॉलॉइडल पार्टिकल देखना चाहूँ तो हम देख सकते हैं। क्लियर? तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ पार्टिकल साइज के बेस पर ही सारे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत ही छोटी है तो आप मुझे ये बताइए, क्या फिल्टर पेपर के थ्रू मैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कहने का मतलब पानी प्लस नमक में से नमक को अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? फिल्टर पेपर क्या होता है आपने देखा होगा लैब में, सिंपल एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारे छेद यानी कि पोर पाए जाते हैं। अब जब उसमें से हम कुछ छानेंगे तो अगर पार्टिकल साइज पोर की साइज से छोटी है तब तो वो पार्टिकल निकल जाएंगे, लेकिन अगर पार्टिकल साइज बड़ी हुई तो उस पोर को वो पार नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे छान नहीं पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे छानने वाली छलनी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटी है तो फिल्टर पेपर के पोर में से होकर वो पास हो जाएगी, तो हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टिकल साइज बड़ी है तो पार्टिकल उन पोर में से होकर पास नहीं हो पाएंगे, तो फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसे आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या सस्पेंशन को नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल साइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। क्लियर? क्या सॉल्यूशन को नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट किया जा सकता है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर? अगर आपने नमक प्लस पानी का जो मिक्सचर है उसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से छाना और छानने पर जो फिल्ट्रेट आया उसको चखा, अगर वो खारा निकला, इसका मतलब नमक और पानी सेपरेट नहीं हुए हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा और मुझे ये बताइएगा कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है उन्हें क्या नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? क्लियर? और अब अगर मैं बात करूं कॉलॉइड की, तो कॉलॉइड को नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक टेक्निक होती है जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको एक सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं और डिप्ट करने के बाद जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसकी पोर साइज छोटी हो जाती है। तो इतनी छोटी हो जाती है कि कॉलॉइडल पार्टिकल उसमें से पास नहीं हो सकते हैं। तो इस टेक्निक
को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं और अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू हम कॉलॉइड के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर लें तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर की साइज बहुत बड़ी होती है जिसमें से कॉलॉइडल पार्टिकल पास हो सकते हैं। तो कॉलॉइड के जो कंपोनेंट है उसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू या सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम इसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये इसी चैप्टर में आगे आएगा, वहाँ हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अब एक नई प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब किसी मिक्सचर में से लाइट पास की जाती है तो उस मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस थ्रू पार्टिकल ऑफ मिक्सचर, जिससे जो लाइट आ रही है उसका पाथ विजिबल हो जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए दोस्तों, जब हम बीम ऑफ लाइट को किसी मिक्सचर पर डालते हैं तो क्या होगा कि ये जो बीम ऑफ लाइट आई वो मिक्सचर के पार्टिकल से टकराएगी और टकरा कर इधर उधर फैलेगी, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए पार्टिकल की साइज बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटी हुई तो लाइट टकरा कर कैसे फैल पाएगी, आप खुद सोचिए, क्योंकि टकरा कर फैलने के लिए कुछ ना कुछ सरफेस भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। जब पार्टिकल साइज बहुत छोटी हो गई तो वो प्रॉपर उससे इंसिडेंट नहीं कर पाएगी और प्रॉपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी। क्लियर? अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो देखिए, जब हम बीम ऑफ लाइट को कॉलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हमें पता है पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, यानी पार्टिकल साइज ना तो बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े हैं। तो ये जो बीम ऑफ लाइट आई ये पार्टिकल से टकरा कर इधर उधर फैलेगी। अब इधर उधर फैलने से क्या होगा कि ये लाइट का जो पाथ है ये हमें विजिबल हो जाएगा, क्योंकि जब लाइट इधर उधर फैलेगी इसका मतलब रोशनी होगी और वही तो विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट कहलाएगा। जैसे सर्दियों के टाइम आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ी सी खिड़की खुली रखते हैं तो जब उस खिड़की से धूप आपके कमरे में आती है तो उस धूप की रोशनी में आपने रेत के पार्टिकल बहुत सारे उड़ते हुए देखे होंगे, यानी कि पाथ ऑफ लाइट वहाँ पे विजिबल हो जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है कि पार्टिकल के कारण लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, जिससे लाइट इधर उधर फैल रही है, जिससे इधर उधर रोशनी हो रही है, जिसके कारण पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल हो जाता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोला इसने? व्हेन बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू colloidal solution then path of light become visible due to scattering of light and this phenomena is known as Tyndall effect। और जो ये लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है ये एक कोन के रूप में हमें दिखाई देता है। ये जो कोन बना इसी को हम टिंडल कोन बोलते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ कॉलॉइड ही टिंडल इफेक्ट क्यों शो करता है, क्योंकि उनमें पार्टिकल साइज प्रॉपर होती है। जबकि सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन पे अगर मैं बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करूं तो वहाँ पे पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज बहुत ही कम होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। तो इतनी छोटी पार्टिकल साइज के कारण लाइट की स्कैटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिससे हमें टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता। जबकि अगर मैं सस्पेंशन में बात करूं तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है कि पानी में आपने रेत डाल दी, तो जैसे ही आपने पानी में रेत डाली उसको मिलाया तो डालते ही तो रेत सेटल डाउन होगी नहीं। तो जब तक रेत उस पानी में तैर रही है, सेटल डाउन नहीं हो रही है, उस समय अगर आप बीम ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट करेंगे तब तो पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। यानी उस टाइम तो सस्पेंशन
टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर आपने उस सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दिया तो जितने भी रेत के पार्टिकल है वो नीचे पेंदे में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जब पार्टिकल ही सब नीचे चले गए, अब आप लाइट उस पर डालोगे तो लाइट को स्कैटर्ड करने के लिए जो पार्टिकल थे वो तो नीचे पेंदे में चले गए, तो लाइट की स्कैटरिंग हो ही नहीं पाएगी, तो पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल नहीं होगा। यानी उस केस में कब, जब आपने सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दिया है, 2 लेयर बन गई है, अब अगर आप लाइट डालोगे उस पर तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टिकल थे वो तो नीचे पेंदे में बैठ गए, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं पाएगी, तो पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल हो ही नहीं पाएगा। यानी हम कहेंगे उस केस में टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और पढ़ने में मज़ा आ गया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल को अपने स्कॉलर्स जोन चैनल के बारे में बताना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी नई नई बातें, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले और उनके भी एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए।